हेलो एवरीवन, ये आपका बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर है और इस पेपर में आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें लिखना क्या है। तो आप देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसमें बोला गया है नीचे दी गई 3 चक्रीय कार्बन यौगिक ABC की संरचना पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको बताना है कि कौन सा जो है आंसर आपका ठीक है। अब देखो, इसमें आप देखोगे जो सबसे अलग है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों है? यह एक संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। सी वाला ऑप्शन में ए जो है संतृप्त है क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं और बाकी दोनों में देखोगे आप तो दोनों में डबल बॉन्ड का यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए ए क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और बी और सी जो है आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा था निम्नलिखित में से धोने का सोडा चुनिए। तो आपको अच्छे से पता होगा कि वॉशिंग सोडे के अंदर 10H2O मॉलिक्यूल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने के बर्तनों को बनाने में कॉपर का उपयोग किया जाता है। तो आपको नीचे रीज़न दिए गए हैं क्यों उनका कॉपर का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है डी, क्योंकि जो आपका कॉपर होता है वो हाई रिएक्टिव होता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दी गई सारणी में आपको 4 विभिन्न विलयनों के पीएच हैं और उनकी प्रकृति आपके सामने लिखी है। उनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है जो ऑप्शन आपका इसमें सही विकल्प है। पहला है आपका नींबू का रस। तो आप सब जानते होंगे नींबू का रस जो होता है उसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय है। नेक्स्ट है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सी है आपका जठर रस और डी है आपका शुद्ध जल। तो जो इसमें आपका आंसर है वो है बी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसको आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इट मीन आपको ये क्या करनी है, बैलेंस करनी है। तो इसमें जो आंसर है वो बैलेंसिंग का है, वो है आपका, अगर हम यहाँ पर 4HCl कर देंगे तो हमारा ट्वाइस ऑफ वाटर और 1 क्लोरीन रिलीज होगा। तो आंसर नंबर सी 421 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी गई है। इस फिगर में आपसे पूछा गया है कि जो इसमें ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी वो किस रीज़न से निकलेंगी। तो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए है इसका, लेड नाइट्रेट के वियोजन से। ठीक है। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि नीचे जो दिए गए हैं उनको आपको रीजंस को उनमें से चुनना है। तो 7 का आंसर नंबर है आपका सी। 7 का भी आपका आंसर नंबर क्या है बेटा, सी है, सी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी क्या होती है कि जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसमें हीट ली जाती है। तो इसमें आपका आंसर है बी। उसके बाद है आपका 9th क्वेश्चन। उसमें पूछा गया है वह कथन चुनिए जो पौधों में अनुवर्तनी गति के लिए सही है। आपको पता होगा पौधों में 2 प्रकार की गति होती है। तो इसका आंसर जो है बेटा वो है कि यह जो अनुवर्ती गति होती है ये किससे संबंधित होती है, आपकी वृद्धि से संबंधित होती है। तो इसका आंसर है आपका डी। 10 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से वह कथन चुनिए जो किसी जीन के लक्षण का सही वर्णन को एक्सप्लेन करता है। तो आपको पता है कि किसी जो जीन होता है वो प्रोटीन बनाता है और उसके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, बट इसमें लिखा है स्रोत नहीं होता। प्रत्येक गुणसूत्र उसकी लंबाई में अनुदिश केवल एक जीन स्थित होता है। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग है ये भी। तो आपका जो आंसर है बेटा इसमें आंसर है आपका ए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था शुद्रांत। शुद्रांत आपके पता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो शुद्रांत आपकी शॉर्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो उसके बारे में आपको वो कथन चुनना है जो कैसा नहीं है, सही नहीं है। बहुत बार क्या करते हो आप लोग, बस छोटी आंत के बारे में देख लिया और फटाफट आपने सारे ऑप्शन पढ़ लिए और आप नहीं को नहीं कंसीडर करते। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो आंसर है बेटा वो गलत हो जाएगा।
तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। क्षुद्रांत के दीर्घ रोम गुदा द्वार शरीर से बाहर किए जाने से पूर्व बिना पचे भोजन से जल को अवशोषित कर लेते हैं। जल अवशोषण का कार्य कौन करता है? आपका वृद्धांत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि क्षुद्रांत का नहीं है? तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना था 11। 12 क्वेश्चन में पूछा आपसे, वह जीव जो भोज्य पदार्थों का विघटन कर शरीर को बाहर कर अवशोषण करता है, आपको वो बताना है कि वो कौन सा है जो विघटन करता है। तो आपको अच्छे से पता होगा जो डिकम्पोजर्स का काम करता है वो है आपका कवक और राइजोपस। ठीक है, 13 क्वेश्चन में आपको दो समानांतर तारों की स्थिति दी गई है, प्रत्येक कोई स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, तो किसी बिंदु P पर आपका चुंबकीय क्षेत्र पूछा है वो क्या होगा? तो इसका आपका आंसर होगा बेटा सी होगा। ठीक है, P पॉइंट पे आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सी होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे दोनों तारों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो इट मीन जो आपने बीच में अगर मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो वहाँ पर आपका वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उसमें आपको कैलकुलेट करना है कि आपको रेट बताना है किस दर पे जो है वो फ्यूज़ बिजली को यूज़ कर रहा है। तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा? इसमें आपको सिंपल फोर्थ में लगाना है जो आपको मैंने इस क्लास में भी बताया था, VI बराबर P। ठीक है, VI बराबर P आप यूज़ करोगे और इसके बाद आपको क्या करना है, आप रखोगे 2000 अपॉन में 200, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। तो आपका बी ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 15। 15 का आंसर है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, फिर आता है आपका 16। 16 में आपको 4 सर्वक्रम प्रतिरोध लिए गए हैं जो कि 8 ओम के हैं, प्रत्येक श्रेणी में संयोजित किए गए हैं। तो आपको आर सीरीज़ और आर पैरेलल आपको अच्छे से पता होगा, जब हम रेसिस्टेंस को सीरीज़ में कैलकुलेट करते हैं तो हम R1 R2 R3 ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब हमें पैरेलल में करना होता है तो हम अपॉन में करके यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 16 में जो राइट ऑप्शन है वो है आपका 16 का डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो जो आपका पहले वाला है बेटा, उसमें आप अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कैसे अटेम्प्ट करना है, उनको समझ में नहीं आता, तो वो कभी कभी क्या अभिकथन ही लिख के आ जाते हैं, अभिकथन नहीं लिखा तो कथन लिख दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको 17 से लेके जितने भी 20 तक क्वेश्चन है उनमें आपको जो यहाँ पर ABC है वो फॉलो करना है, यानी कि ऑप्शन आपका ए होगा अगर आपका असर्शन अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है तो आप ए मार्क करोगे, और अगर आपका दोनों चीज़ें सही हैं बट कारण जो है वो उससे रिलेटेड नहीं है तो आप बी मार्क करोगे। अगर आपका अभिकथन सही है और कारण गलत है तो आप सी लिखोगे, और अगर आपका अभिकथन गलत है और कारण सही है तो आप डी लिखोगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में कुंडलियों में फेरों की संख्या में वृद्धि होने पर वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद ये बात ठीक बोली है इसने। रीज़न क्या है इसका, कुंडली में प्रत्येक फेरों में विद्युत धारा के प्रवाहित की दिशा समान होती है, ये भी इसने ठीक बोला है। तो इसमें हम आंसर क्या मार्क करेंगे, ए मार्क करेंगे। 18 क्वेश्चन में 18 में आप देखेंगे 18 का क्या है बेटा, आपका ईस्ट में होने वाले अवायवीय शोषण। हम जानते हैं ईस्ट में अवायवीय शोषण होता है, अवायवीय शोषण के दौरान क्या ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है, तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ओके, जन को
से वंशागत जीन शिशु का लिंग निर्धारित करता है, यानी कि पेरेंट से जो जीन ट्रांसफर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू, जो उसका सेक्स होता है वो डिटरमाइन कौन करता है, उसके पेरेंट्स डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि फादर से अगर एक्स इनहेरिट हुआ है तो वो फीमेल होगी, अगर वाई इनहेरिट हुआ है तो मेल होगा। यहाँ पर उसके बाद रीज़न लिखा है, नर शिशु में एक्स गुणसूत्र पिता से वंशागत होता है। किसमें? नर शिशु में, नर शिशु में एक्स गुणसूत्र। ठीक है, एक्स जो गुणसूत्र है वो आपके पेरेंट से होता है। तो इसमें बेटा आप देख रहे होंगे असर्शन में क्या है आपका, हाँ, इसका बेटा आपका जो आंसर आएगा वो आंसर है आपका रीज़न तो सही है, उसने जो अभी कथन दिया है वो ठीक है, लेकिन आपका जो कारण है वो गलत है। तो इसका आप सी मार्क करोगे। ठीक है, इसका सी मार्क करोगे। ओके, एक सेकेंड, ये ओके, हाँ, 17 को बेटा एक बार दोबारा से देख लीजिए। 17 में भी आपका क्या फॉलो हो रहा है, 17 में आपका जो एक्सप्लेनेशन है और रीज़न है वो दोनों ठीक थे। ए आंसर आपको मार्क करना है। 18 में आपका क्या है, 18 में आपका जो असर्शन है वो गलत है, लेकिन रीज़न जो है वो सही है, तो इसमें आप डी मार्क करोगे। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है 19 में आपको क्या बोला गया है यहाँ पर कि जो वो होता है डिटरमाइन किससे होता है, फादर से होता है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जो है एक्स गुणसूत्र जो है पिता से होता है। अगर एक्स गुणसूत्र पिता से होगा तो होने वाली जो संतान होगी वो कैसी होगी, डॉटर होगी। ठीक है, लड़की होगी। नर शिशु के लिए फादर से क्या आना होता है, एक्स आना होता है। तो यहाँ पर वो क्या फॉलो कर रहा है, आपका ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, तो यहाँ पर आपका डी आएगा। नेक्स्ट वाले में 20 वाले में क्या है आपका कि जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लेड से कोई टुकड़ा लिया जाता है तो विलयन रंगहीन हो जाता है। ठीक है, कॉपर की तुलना में लेड जो है अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि इसमें दोनों बातें जो बोली गई थी वो दोनों सही थी, तो इसमें आप ए मार्क करोगे। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट आता है 21, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर आप देखिए, हाँ, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21 बेटा। इसमें देखो आपसे पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश का कोई पतला पुंज, यानी कि जो एक्स वाई है वो आपकी एक लाइट है जिसको हमें एक प्रिज्म से पास कराना है जिसका नाम है ABC। तो आप उससे हमने गुजारी है और वो हमें PQ पर्दे पर दिखाई देगी। तो आप इसकी घटना का नाम लिखना है, ये कौन सी घटना है और उसका आपको उल्लेख करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बेटा जो आपका फर्स्ट है, इससे पहले एक क्वेश्चन और है आपके उसमें कि आपको 2 रीजंस बताने हैं कि जो अपघटक हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। तो आपको लिखना है अपघटक के बारे में, ये वाला क्वेश्चन है वो अपघटक के बारे में आपको लिखना है कि वो हमारे जो इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, उसके लिए क्यों आवश्यक है। अगर वो नहीं होंगे तो जितना भी डेड और डिकेइंग मैटर होगा वो अर्थ पर एज इट इज़ बना रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि अगर ये वर्क नहीं करेंगे तो जो न्यूट्रिएंट रिसाइकिल हैं वो नहीं होंगे, जिसका मतलब है कि जो हमारे होने वाले कार्बन है अगर वो डेड एनिमल में है तो वो दोबारा से एयर में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके ये दोनों रीज़न हो गए। उसके बाद आपसे 22 में पूछा था कि आपका ये जो वाइट लाइट है जब आप इसको गुजारते हो, हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि आपको ये बताना है ये कौन सा जो है जब एक लाइट 7 डिफरेंट कलर में टूट जाती है तो वो किसके कारण होता है, ये आपका डिस्पर्जन है। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि जो आपके डिफरेंट कलर्स होते हैं जिनकी सीक्वेंस आपकी है विबग्योर, आपका जो वॉयलेट कलर है वो नीचे की तरफ आएगा और रेड कलर आपका ऊपर की तरफ आएगा। तो जो सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होगी यहाँ पर और किसकी कम होगी वो आप इसके बेसिस पे बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन था इसमें आपसे पूछा था कि यह प्रेक्षण कीजिए कि आयु वृद्धि होने पर निकट की
तथा दूर की वस्तु जो है वो आपको क्लियर क्यों नहीं दिखाई देती है, आपको रीज़न बताना था, दोष का नाम बताना था और उसको कैसे ठीक करोगे वो बताना था। तो रीज़न में आपको एक्सप्लेन करना है कि जो पक्षमाभी मांसपेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, लेंस का जो लचीलापन होता है वो कम हो जाता है और हमारा जो फोकस करने की क्षमता होती है वो भी हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है या बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, हम फोकस भी नहीं कर पाते हैं। और दोष का नाम है यहाँ पर जरा दृष्टि दोष, ठीक है। दोष का क्या नाम है यहाँ पर, जरा दृष्टि दोष है। और उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, हम इसमें द्विफोकल लेंस को यूज़ करके इसको ठीक कर सकते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही एक में यूज़ करके। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र के उस भाग का नाम बताइए जिसमें वृकाणु पाए जाते हैं। तो आपको बताना है वृकाणु कहाँ पाए जाते हैं। वृकाणु आपके कहाँ पाए जाते हैं, वृक्क में पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है ये किसकी बनी हुई होती है, वृक्क जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, कॉर्पसल्स और टिब्यूल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ना आपकी बुक में एनसीईआरटी में पीछे एक डायग्राम है, जो गुच्छे वाला डायग्राम है वो आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। वहाँ से आप इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसने नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, साथ में उनका कार्य भी पूछा है यहाँ पर। तो कार्य में आप क्या एक्सप्लेन करोगे कि ये हमारे जो ब्लड होता है उसको फिल्टर करने में हेल्प करता है, जो हमारा पानी और सोल्यूट होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने में हेल्प करता है, ग्लूकोज और जो हमारा लवण होता है उसका पुण्य अवशोषण करता है, और फिल्ट्रेट को, जो हमारा फिल्ट्रेट होता है उसको लूप ऑफ हैनले में भेजता है, ठीक है। ये हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया था, किसी चाकू को जिससे किसी फल को काटा गया है तुरंत ही जल में डुबोया गया जिसमें नीला लिटमस का विलयन की कुछ बूंदें थी, यदि इस विलयन का रंग लाल हो जाता है तो फल की प्रकृति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। अब देखिए जहाँ पर भी लिटमस पेपर रेड होता है तो आपको अच्छे से बताया गया है कि अगर लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाता है तो प्रकृति कैसी होगी, एसिडिक होगी, और अगर लिटमस पेपर नीला होता है तो क्षारीय होगी। तो यहाँ पर क्या पूछा है, बस आपको इतना आंसर लिखना है कि फल की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, जिसके कारण लिटमस कैसा हो गया, लाल हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है घटनाओं को उस क्रम में लिखिए जो श्वसन द्वारा किसी व्यक्ति के नाक के धूल के कणों में प्रवेश करने को अनुदर्शित क्रिया को दर्शाती है। तो ये आपका ना कहाँ से क्वेश्चन है कि किस तरीके से इम्यून आपको ना आपकी बॉडी में किस तरीके से जब धूल जाती है तो कौन कौन सी सीक्वेंस जो हैं वो फॉलो होती है। तो यहाँ पर आपका नोज़ का लिया गया है। तो इसमें देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका जो नोज़ है, नोज़ से क्या होगा, डस्ट पार्टिकल कहाँ जाएगा, आपके नासाद्वार में जाएगा, ठीक है। नासाद्वार में जाने पे आप उसके अंदर जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है, जो म्यूकस निकलता है डस्ट पार्टिकल उससे चिपक जाएगा। उससे अगर बच भी जाता है तो हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं तो वो उसमें भी फंस जाता है और ट्रैप भी हो जाता है। अगर वहाँ से भी वो बच के निकल गया तो वो आके हमारे गले के अंदर ट्रैप हो जाएगा, है ना। ट्रैप होने के बाद इफ डस्ट पार्टिकल, अगर हमारी बॉडी से डस्ट पार्टिकल बाहर नहीं जाता है तो वो हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जो कि हमें क्या करता है, इरिटेशन करता है, ठीक है। और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, यानी कि हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है उसके अगेंस्ट कि ये कोई बाहर का है, और इसके अगेंस्ट वो क्या करती है, फिर हिस्टामिन यानी कि तत्व रिलीज़ करती है जो कि उसे ख़त्म करने के काम करते हैं। अगर वो से जब वो अलग अलग उसमें रिस्पॉन्सेस आते हैं जिसकी वजह से जो पर्सन होता है उसे खांसी, छींक और सांस लेने में एक साउंड आती है। जब खांसी या कुछ ज़्यादा हो जाती है तो आपने खुद भी एज्यूम किया होगा, एक साउंड आपकी ना सांस में से आती है तो वो आनी शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से फिर आपको क्या लेनी पड़ती हैं, मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है, जिससे फिर आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 26 में,
इसमें आपसे पूछा गया था कि आपको एक्स कंपाउंड बताना था कि वो क्या था, जिसको हम जिप्सम के साथ जब मिक्स करते हैं तो वो कठोर हो जाता है। तो आपको एक्स पहचानना था। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का आपको रासायनिक संगठन में अंतर बताना था। तो बेटा जो इसका आंसर है एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O फॉर्मूला हो गया आपका। बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, और जबकि आपका बेकिंग पाउडर क्या होता है NaHCO3। ठीक है, अब जो आपका बेकिंग पाउडर होता है वो सोडे के साथ में माइल्ड एसिडिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर उसी में 20 और है इसका। इसमें आपको ये एक्सप्लेन करनी थी रिएक्शन कॉपर सल्फेट वाली, ये आपको इतनी बार कराई जा चुकी है, ये एनसीईआरटी में आपको दी गई है। और उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि किसी घरेलू कि बगीचे को कृत्रिम पारितंत्र क्यों कहा जाता है जब वन को प्राकृतिक पारितंत्र कहा जाता है। तो आपको पता है पारितंत्र दो टाइप के हैं, कौन कौन से, आपका एक तो है प्राकृतिक पारितंत्र और एक है आपका कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक में क्या होता है कि जब जो चीज़ हमें नेचर में एज इट इज़ मिलती है, जहाँ पर हमने कोई बदलाव नहीं किया, वो आपका प्राकृतिक में आता है। और जहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं वो आपका कैसा आता है, वो होता है आपका कृत्रिम पारितंत्र। जैसे आपका खेत हो गया, ठीक है, एक्वेरियम हो गया, ये सारे आपके कृत्रिम हैं। तो इसमें आपको बताना था ऐसा क्यों है। देखिए, जो आपका घरेलू किचन बगीचा है वहाँ वो आपका कृत्रिम पारितंत्र क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो सारे आपने खुद लगाए हैं, वहाँ पे खुद से नहीं उगे हैं। तो क्योंकि आपने पेड़ यहाँ पर अपनी मर्जी से लगाए, तो इसीलिए आपका जो किचन गार्डन है वो कैसा बन गया, आपका कृत्रिम पारितंत्र बन गया। वन जो है वो प्रकृति क्यों है, क्योंकि वन जो है हमें प्रकृति में ऐसे ही मिला है, वहाँ पर हमने कोई अपनी मर्जी से ले जाके जानवर या पेड़ नहीं उगाया है, वहाँ पर जो उगा हुआ है वो प्रकृति से ही उगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपका, इसी में निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए चार पोषी स्तर की आपको श्रृंखला बनानी है। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा, आपका बाज, सांप, पौधा, चूहा। तो सबसे पहले आएगा आपका पौधा, ठीक है, फर्स्ट पे आएगा आपका पौधा, सेकंड पे आएगा आपका चूहा, थर्ड पर आएगा आपका सांप और फोर्थ पर आएगा आपका बाज। ठीक है, अब इसमें बोला है उत्पादक द्वारा दूसरे पोषी स्तर के जीवों को 20,000 जूल ऊर्जा स्थानांतरित की गई है। ऊर्जा की उस मात्रा का परिकल्पना कीजिए तीसरे पोषी स्तर के जीव द्वारा चौथे पोषी स्तर के जीव में पहुंच गई है। तो आपको पता है कि जब फर्स्ट पोषी स्तर पर कितनी एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 20,000 को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि जो आपका थर्ड है और फोर्थ है उस पर कितनी कितनी एनर्जी जो है वो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा पोषी स्तर है बेटा, थर्ड पोषी स्तर पूछा है। तो थर्ड के लिए आपको पीछे से एक ज़ीरो हटा देनी है, फोर्थ पूछी है तो पीछे से 2 ज़ीरो हटा देनी है। ठीक है, तो आप ऐसे इजीली आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने वाले नियम को आपको बताना है कि कौन से रूल को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से बता सकते हो कि हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, जिसमें हम बल की दिशा और आपका जो विद्युत है, विद्युत की दिशा और साथ में मैग्नेट की दिशा को हम बता सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फ्लेमिंग का रूल एक्सप्लेन करना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, उसके बाद आपका है नीचे आपको 3 फिगर दी गई हैं, उन तीनों फिगर्स में से पूछा है, 3 आरेख दिए गए हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करते दिखाया गया है। इसमें से वह प्रकरण पहचानिए जिसमें इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्रम एक अधिकतम और दूसरा निम्नतम
अपने उत्तर को आप कारण के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका रीज़न है बी के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट और सेकंड क्यों है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले में बी का फर्स्ट आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पर आपका जो आएगा वो है आपका फर्स्ट है। इसके अंदर आपका जो है सेकंड ऑप्शन में बोलना था कि किस में जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो किस में फोर्स जो है वो यूज़ हो रही है। तो इसमें आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वाला रीज़न पूछा था, तो आप मैक्सिमम बता सकते हैं। मैक्सिमम जो है आपका फर्स्ट में होगा और मिनिमम किस में होगा, आपका थर्ड में होगा। ठीक है, मैक्सिमम फर्स्ट में, मिनिमम आपका है थर्ड में। दूसरा है परिनालिका, उसमें आप सोलेनॉइड वाला जो आपका डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद पूछा गया है दो चुंबकीय क्षेत्र के बीच दो विभिन्न विभेदनाकारी लक्षणों की सूची बनाइए। तो इसमें आपको बताना है कि जो पोल्स होते हैं ना मैग्नेट के, वो हमेशा जो होते हैं मैग्नेट सोलेनॉइड के, इसमें देखो इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है जो बार मैग्नेट होता है, आप छड़ चुंबक जिसको बोलते हैं, छड़ चुंबक के जो ध्रुव होते हैं एग्जैक्टली वो उसके ध्रुव नहीं होते, वो थोड़ा बहुत अंदर की तरफ होते हैं। लेकिन आपके सोलेनॉइड जो होगा, परिनालिका जो होगी, उसमें जो आपके ध्रुव होंगे वो बिल्कुल एंड पॉइंट्स पर होंगे। दूसरा है जो आपका छड़ चुंबक होता है वो नेचुरली यानी कि प्रकृति से ही मैग्नेटाइज्ड होता है, लेकिन आपका जो सोलेनॉइड होता है उसमें हम करंट के बहाव से चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। 29 क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक व्यक्ति है जो कि किससे सफ़र है, कोई उसे आई डिफेक्ट है जिसमें कोई व्यक्ति उस दृष्टि दोष से पीड़ित है जिसमें आँख का दूर बिंदु अनंत से कम पर होता है। इस दृष्टि दोष को पहचानिए और आपको इसका नाम लिखना है कि जो वो पर्सन है ना वो किससे, तो पर्सन को क्या है, उसे है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष, जिसमें वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, वह उस रोग से पीड़ित है। ठीक है, उसे पास की चीज़ें ठीक दिखाई देंगी लेकिन उसे दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। तो जिस दोष के अंदर हम पास की चीज़ों को देख सकते हैं लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते, वो है आपका ये आपका है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आपका जो वृत्त है आपकी किसकी, आई लाइन की, वो बढ़ जाती है और जो पुतलियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लंबी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसमें आपसे पूछा गया दो और क्वेश्चन है इसके अंदर आपके, एक तो पहला है बिंब और प्रतिबिंब की दूरी, दूसरा है आपका लेंस की फोकस। ठीक है, बिंब और प्रतिबिंब की दूरी और लेंस का फोकस। तो इसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो फर्स्ट वाले के लिए आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो किसकी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी। ठीक है, मैग्नीफिकेशन लिखोगे, जिसको हम मैग्नीफिकेशन लिखेंगे, बिंब और प्रतिबिंब की दूरी लिखेंगे, उसकी वैल्यू आपकी आएगी -1। अगर -1 आ रहा है इट मीन वो कैसा होगा, -1 आ गया m की वैल्यू, तो यहाँ से फिर हम अपना डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फाइंड आउट करके फिर हम इसमें मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें कि 1/v - 1/u यूज़ करेंगे। ठीक है, मिरर फॉर्मूले में क्या होता है, दोनों के बीच में प्लस हो जाता है, लेकिन जो आपका लेंस का फॉर्मूला होता है उसमें माइनस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि कोशिका श्वसन में एटीपी की क्या रोल है। तो एटीपी क्या है, एटीपी जो है हमारा वो कब रिलीज़ होता है, जब हमारी कोशिका में श्वसन होता है तो एटीपी रिलीज़ होता है, जो कि हमारी बॉडी में ईंधन की तरह काम करता है, ईंधन की तरह काम करता है और हमें अन्य कार्य करने में सहायता देता है। एटीपी जब टूटता है तो वो ऊर्जा को रिलीज़ करता है, साथ साथ एक जो ये प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है, यानी कि ऊष्मा शोषी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था पादप में गैसों के पर्याप्त आदान प्रदान के लिए कौन सुनिश्चित करता है, यानी कि यहाँ पर जो आदान प्रदान हो रहा है गैसेस का वो कौन कर रहा है। ठीक है,
पादपों के अंदर कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? तो यहाँ पर आप बता सकते हो विसरण द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों में। 31 क्वेश्चन में पूछा था, उन स्थितियों का उल्लेख कीजिए जिन पर पादपों में गैसों के विसरण की दिशा निर्भर करती है। आपको रीजंस बताने हैं कि वो कंडीशंस बतानी है। तो पहला है बेटा, इसमें जब आपका विसरण होगा तो दोनों के बीच में मात्रा का अंतर होना चाहिए, आयनिक डिफरेंस होना चाहिए कि हमेशा जो होती है वो चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। दूसरा है जो आपका मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो भी उसका उस बेसिस पे भी जो आपके विसरण की दर है वो भी अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादपों में और जंतुओं में आंतरिक ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि एनर्जी जो है वो किस रूप में स्टोर होती है। तो अगर हम एग्जांपल लें अपना, तो हमारे अंदर जो ऊर्जा स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है, ठीक है। पादपों में किसके रूप में होती है? स्टार्च के रूप में होती है। और हमारे अंदर किसके रूप में होती है? जंतुओं में होती है वो ग्लाइकोजन, ठीक है। और ये जो आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन है ये दोनों आपके कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पादपों में यदि दिन के समय उनके रंध्र बंद रहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है? ये पूछा था। तो नॉर्मली होता क्या है, जो पौधे होते हैं आपके कहाँ पे, रेगिस्तान में, उनमें क्या होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात को और प्रिपेयर करते हैं एक बीज का वो बनाते हैं सब्सटेंस जिसको हम मैलिक एसिड कहते हैं, वो फॉर्म करते हैं जो कि एक इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। जब जो कि उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और जब आपका डे टाइम होता है तो क्लोरोफिल उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बस आपको यही लिखना है कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात को और एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जो कि आपके एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, उस पे फिर वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, दंत के इनामेल का रासायनिक संगठक लिखिए। वैसे तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आपके उसमें है नहीं, लेकिन दंतशय आपके में है तो पीएच आपके से रिलेटेड है। तो इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो है आपका Ca10 यानी कि कैल्शियम 10 PO4 आउट ऑफ ब्रैकेट 6 OH ट्वाइस, ठीक है। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन पूछा कुछ थोड़ा बहुत पेपर होता है, पेपर से अलग आपका जो सिलेबस से थोड़ा सा अबव होता है। तो दंतशय की जो पीएच होती है वो कब स्टार्ट हो जाती है आपकी, जब पीएच आपकी 5.5 से क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो आपके जो दांत हैं वो कैसी हो जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। तो उससे आप कैसे बच सकते हो? आप नॉर्मली अपने नमिल को बचाने के लिए आप एसिड जो है उसका कम सेवन करोगे, अपने मुंह में जो जो कीटाणु हैं उनको जमा नहीं होने दोगे, जैसे क्योंकि अगर वो जमा होंगे तो वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मीठा कम खाना है आपको। और दूसरी चीज़ आपको ब्रश करनी है, यानी कि अपनी ओरल हाइजीन, दांतों का ध्यान रखना है, उन्हें क्लीन रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, इसमें नीचे दिए गए अपचयी एजेंट को आपको पहचानना है। अपचयी यानी कि कौन इसमें जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, अब आप जैसे देखोगे अपचयी एजेंट पूछा है, ठीक है। तो पहली अगर मैं रिएक्शन लूँ 4NH3, अपचयी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन इसमें ना रिड्यूस हो रहा है। तो पहली वाली जो रिएक्शन है वो है आपकी 4NH3 5O2। तो कौन सी वाली रिएक्शन में आपका जो है जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा है? तो इसमें आप देखोगे जो आपका अमोनिया है, अमोनिया में तो आपका ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है। और रिडक्शन किसका हो गया यहाँ पर, ऑक्सीजन का हो गया। तो यहाँ पर जो आपका एजेंट है वो कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पर,
NH3। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, NO लिख देते हैं, उनको लगता है कि O वाला होगा, तो वहाँ पर आपको एजेंट पूछा किसका हुआ है, ठीक है, या कौन होगा, नहीं किसका हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट वाले में आप देखोगे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, नेक्स्ट वाले उसमें देखो जो आपका H2O है, वहाँ से नेक्स्ट वाले में है आपका H2O, उसके बाद है आपका CO और लास्ट है आपका 2H2, ठीक है। ये H2O का हुआ है, तो आप ऐसे इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें रेडॉक्स रिएक्शन की अभिक्रिया लिखनी है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। 34 क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सॉल्यूशन आप इंग्लिश वाले में से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 35, क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में आपसे पूछा गया, हाँ एक बार 34 को देख लेते हैं। 34 में देखिए बेटा, आपको पूछा गया था कि किसी विद्युत इस्त्री यानी कि जो प्रेस है उसकी तापन जो दर है वो 880 वॉट है, ठीक है, ऊर्जा अभियुक्त करती है तथा 300 वॉट की दर से उस समय उपमुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम होती है। तो आपको इसमें दो प्रकरणों में विद्युत धारा का प्रतिरोध आपको दो उसमें क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है। तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V² अपॉन P। आपको पता है वोल्ट इसमें गिवन है 220 वोल्ट, ठीक है, 220 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, और नीचे उसका वोल्ट कितना है 880, ठीक है, 880 है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ गया हमारा 55 ओम, ठीक है, 55 ओम आ गया। फिर उसने बोला है कि जब जो करंट है वो मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है, तो उस वाले केस में क्या करोगे आप, 880 ऊपर रखोगे, 220 नीचे रखोगे, तो आप मैक्सिमम करंट निकाल लोगे 4 एम्पेयर। और पावर जो है वो कम कब होगी, तो R बराबर V² अपॉन P। तो वहाँ से आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद इसमें आपको नेक्स्ट पूछा गया है विद्युत धारा के तापन प्रभाव किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब विद्युत धारा किसी में किसी भी चीज़ से फ्लो होती है, बहाव होता है, तो वो वस्तु गर्म हो जाती है, जिसमें आपका हीटर, टोस्टर, ओवन, ठीक है, और गीज़र, ये सारे इसी पर काम करते हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट C, उसमें पूछा है जब किसी प्रतिरोध से कोई धारा कुछ समय के लिए प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा को कैसे आप लोग ज्ञात करोगे। तो इसमें आपको डायरेक्ट ना आप हीट का फॉर्मूला भी लिख सकते हो और उसे करके भी दिखा सकते हो। तो H इक्वल टू, इसमें आप थर्ड वाले में लिखोगे H इक्वल टू I² RT, ये आपको एक्स्ट्रा क्लास में भी कराया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है 35 क्वेश्चन, क्या होगा जब अंडे का निषेचन नहीं होता। तो जब अंडे का निषेचन नहीं हो रहा तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रजोधर्म के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु किस प्रकार आनुवांशिक मानव अंडे से भिन्न होता है। अब इसमें पूछा है जो आपका मेल गैमीट होता है वो कैसे अलग अलग होता है। तो जो हमारा एग होता है वो, हाँ, जो हमारा बेटा इसके अंदर, हाँ, तो इसमें बेटा बी वाले में आपको एक्सप्लेन करना है कि जो निषेचन होता है कब होता है, जब नर और मादा के संलयन होता है, उसके बाद वो अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से क्या होता है, आपका निषेचन होता है। और जो हमारा स्पर्म होता है यानी कि शुक्राणु होता है, उसके अंदर होता है हमारा 22 क्रोमोसोम, एक्स नर और मादा दोनों के अंदर सेम होता है, जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग होता है। जैसे कि आपका शुक्राणु है तो उसमें XY होगा और आपके अंडाणु है तो उसमें XX होगा। तो अगर उसमें बच्चे के अंदर XY जाता है तो बच्चा क्या होगा, मेल होगा, अगर XX जाएगा तो वो फीमेल होगी। थर्ड वाले में आपसे पूछा गया है परिवार नियोजन के लिए उपयोग की जाने वाली 3 टेक्निक्स आपको लिखनी है। तो उसमें आप कोई सी भी मेंशन कर सकते हो, जैसे कि बैरियर मेथड आप डाल सकते हो, मेडिसिन डाल सकते हो, ठीक है, सर्वाइकल कैप यूज़ कर सकते हैं,
आप उसमें मेडिसिन डाल देंगे। और उसके बाद आपका एक IUCD आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉपर टी भी इसी में आ जाएगा। ओरल मेडिसिन जिनको ओरली तौर पे लिया जाता है उनको भी आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। साथ में आप सर्जरी मेथड को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो जो भी आपको अच्छे से मेथड आते हो वो आप इसमें एक्सप्लेन कर देना। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। 36 में आपको पूछा गया था कोई संतृप्त, ये जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ में उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट फ्रेंकली इसमें आपका कोई आंसर छिपा नहीं होता। जस्ट दे गिवन ओनली अ सिंपल आइडिया, वहाँ से कोई आंसर आपको नहीं मिलने वाला। तो आप इसमें देखेंगे फर्स्ट इसमें लिखा क्या है कि कोई संतृप्त कार्बन यौगिक ए अल्कोहल की समजातीय श्रेणी का यौगिक है। यौगिक ए को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हीट करने पर आणविक द्रव्यमान 28 U का असंतृप्त यौगिक बी बनता है। यौगिक बी निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन की, ये आपको पूरा एक रिएक्शन की सेटअप दी गई है और इसमें आपसे पूछा गया है कि ABC को आपको पहचानना है। तो ए क्या है यहाँ पर, इथानॉल है, बी क्या है, इथीन है और सी क्या है, इथेन है। सेकंड है ए और बी में परिवर्तन की दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण। तो इसमें आपको जो समीकरण लिखना है वो आप इसमें क्या करोगे, C2H5OH को हीट करोगे तो C2H4 + H2O मिलेगा। उसके बाद आता है आपका क्या होता है जब सी यौगिक को दहन किया जाता है। जब आप सी को जलाते हो तो सी क्या है यहाँ पर, C2H5OH, उसको आप किसमें उसका आपको दहन करना है सोडियम की प्रेजेंस में। तो आपका क्या बनेगा वो आप यहाँ से एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट है धूल का जो कण होता है वो कैसे रिमूव होता है। तो इसमें आप मेंशन करोगे माइसेल फॉर्मेशन को। माइसेल फॉर्मेशन को आप इसमें एक्सप्लेन, आपकी 2 टेस्ट ट्यूब है X और Y, दोनों में आपने 10 ml कठोर जल लिया है। परखनली X में आपने साबुन के घोल की बूंदें मिलाई हैं और Y में आपने डिटर्जेंट की मिलाई हैं। तो आपसे पूछा गया है कि किस परखनली में अधिक झाग बनेंगे। तो आपको पता होगा जो कठोर जल होता है वो हमेशा डिटर्जेंट के पानी के साथ जो है अच्छे झाग बनाता है। सोप जो है वो हार्ड वाटर से रिएक्ट करके स्कम बना देती है। देखो इसमें नेक्स्ट है आपका पूछा है दही जैसा ठोस पदार्थ किस में बनता है। इसमें आपका बनता है X टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। पहली वाली में बनेगा जिसमें हम उसको क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे अवतल दर्पण के 2 यूजेस पूछे गए हैं। अवतल दर्पण के 2 प्रयोग पूछे हैं तो उसमें आप कहाँ यूज़ करोगे, शेविंग। तो इसमें आपका आ गया शेविंग मिरर। और दूसरा है टॉर्च और हेडलाइट, क्या आप लिख सकते हो टॉर्च और हेडलाइट्स के अंदर। दूसरा आप उसमें भी लिख सकते हो, सौर भट्टी के अंदर भी लिख सकते हो। उसके बाद इसमें सिंपल आपसे 15 आपको फोकस गिवन है, R पूछा है। तो R का जो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस इसको 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। R बराबर क्या होता है आपका 2F। R बराबर 2F। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 आंसर आ जाएगा। इसका C पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी सेम वही फॉर्मूला लगेगा। बस आपको क्या करना है R/2 कर देना है यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पर R गिवन है। तो आप जब डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 50, ठीक है, -50। नेक्स्ट है आपका दूसरे में है आपका प्रतिबिंब का आवर्धन आपको ज्ञात करना है। तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए -V/U, तो वो किसके बराबर है, -1 के, ठीक है। और अगर माइनस में वैल्यू आती है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा था कि मंडल ने अपने उपयोग के लिए मटर के पौधे के किन्हीं 2 कौन कौन से लक्षण उसने यूज़ किए थे। तो इसमें आप कोई से भी बता सकते हो, जैसे कि आपके जो मटर था उसका आकार था झुर्रीदार था, गोल था,
मटर का कलर कौन सा था, हरा था, पीला था, उसकी मटर की फली कैसी थी, या फली का कलर कैसा था, फूल का कलर कैसा था, पौधे का साइज कैसा था। ये इनमें से कोई से भी आप 2 कैरेक्टर आपको लिखने हैं, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। एक फिर उसमें पूछा था प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी कौन से होते हैं, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी और होमोजाइगस कंडीशन में भी दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो आपके प्रभावी हैं। और जो आप अपने आप को कब एक्सप्रेस करते हैं, जब वो खाली होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। ठीक है। उसके बाद पूछा था F2, जो आपका F2 आया था उसमें उसकी रेशो पूछी थी, F2 में कितनी रेशो थी, तो यहाँ पर आप बता दोगे 9:3:3:1। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, सेम वही है। उसके बाद मटर का पौधा आपको दिया गया है शुद्ध बैंगनी, और उसका करके उसमें आपसे पूछा गया है, उसी का सेम उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 क्वेश्चन। 39 में आपसे पूछा गया लगभग सभी धातु जो होती हैं वो, ये आपको पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ के साथ में पूछा है कि क्या होता है जब कॉपर को वायु में गर्म किया जाता है। तो जब आप कॉपर को वायु में गर्म करते हैं तो ब्राउन कलर कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ धातुओं के ऑक्साइड को उभयधर्मी श्रेणी में रखा गया है। इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे, उभयधर्मी में आपका एक तो आता है जिंक का और एल्युमिनियम का। तो इसमें आप लिख दीजिए कोई सा भी एक उभयधर्मी, आप इसमें एक्सप्लेन कर दीजिए Al2O3 या फिर जिंक ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद इसमें सी में पूछा गया था कि आपको जो रिएक्शन थी वो रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी थी। ठीक है। तो कंप्लीट करने के लिए इनको सिर्फ आपको फॉलो करना है। इसको आप बनाओगे तो ये बनेगा फर्स्ट वाले का 2NaOH, और नेक्स्ट वाले में बनेगा आपका 2NaAlO2 प्लस H2O। उसके बाद आपका है इसी में और में सी पार्ट में है, आपसे पूछा है कि अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट कर रहे हैं तो SO2 बनेगा। ठीक है। अब जो है बनने वाली गैस का नाम बताना है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। उसके बाद इस गैस की प्रकृति लिखिए, अम्लीय होगी, गैस का नाम सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद है इस गैस को अगर हम लिटमस पत्र पर रखेंगे तो क्या रिएक्शन करेगा, तो ये एसिडिक नेचर की है। तो जब हम इसको गीले ब्लू लिटमस पर रखेंगे तो हमारा पेपर जो है वो लाल हो जाएगा। अब और कोई ये ना, जो हमारा ड्राई लिटमस पेपर होगा, इट डज नॉट हैव एनी एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। तो ड्राई के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि गैस फॉर्म में है। और तो आपको लिटमस पेपर को गीला करके इसको देखेंगे तो आपका लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाएगा।